हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंटपंटस। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे अंटपंटस। जल्दी से आ जाइए क्लास में। हाँ, आइए आइए आइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 बैच में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 7 आज हमें करना है। और आप सभी लोगों को पता लग गया होगा, यस, हाँ या ना सारे बच्चे? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो एक बार जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। छोड़ो भैया वो सारी चीजें, अब ये देख लो कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, ठीक है। अब कितने बच्चे थोड़ा थोड़ा सा एंग्शियस हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया है, एक बार बता दीजिए। सारे बच्चे जरा यहां पर नोटिस करेंगे, ठीक है। वी आर एंटरिंग इनटू अक्टूबर। अक्टूबर और नवंबर हमारे पास 2 महीने हैं, 2 मंथ्स, ठीक है। और ये महीने आपके लिए रिवीजन के लिए नहीं है। अभी आपका फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, सभी का सिलेबस भी बचा है प्लस रिवीजन। सिलेबस एंड रिवीजन, पहले पॉइंट्स पर आ जाते हैं। सिलेबस प्लस रिवीजन दोनों है भाई। इसी में कुछ बच्चों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ बच्चों के चल रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है 12वीं क्लास की। अगर कोई चेंजेस आगे फ्यूचर में होते हैं तो अलग बात है, ठीक है, वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। जरा एक बार देख लीजिए बेटा, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमेशा मैंने बताया है कि माहौल चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इसकी आई है, अभी जेई मेंस की जैसे ही फॉर्म रोल आउट होंगे तो आप लोग फिर पैनिक मोड में आएंगे। तो आप प्लीज अपने पूरे रूटीन को जरा एक बार समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग दिसंबर में कहीं ना कहीं जो भी स्कूल गोइंग है और जो डमी है, अब दोनों समझ लीजिए बेटा। आप लोग जो डमी वाले हैं, सर हम तो अपना जेई की तैयारी कर लेंगे, बेटा ठीक है तू तैयारी कर, लेकिन प्लीज ऐसा मत कर लियो कि भाई तेरे 12वीं क्लास में 75 से नीचे आ जाए, ठीक है। पूरी 2 साल की मेहनत एक बारी मुड़ जाएगी। तो दिसंबर में आप लोगों का पहले ही लॉक इन कर रहा हूं कि भाई आपका जो दिसंबर है दैट विल बी इन प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स, ठीक है। डरने की बात नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें डर लग रहा है, अभी बढ़ने वाला है ये चीज। अगर आप इसको अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो ये आप समझ लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जहां से आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत अच्छा टाइम है और मैं आपको कुछ देर पहले से ही, मतलब आप लोगों ने फील कर लिया होगा, 1 महीने पहले से ही मैं आपको थोड़ा सा डांटना डपटना, टारगेट्स देना स्टार्ट कर रहा था। रीजन उसका बहुत क्लियर था क्योंकि मुझे पता था अब ये आने वाला है, ठीक है। ये हर साल का ट्रेंड है। अब जो डमी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को कहूंगा बेटा तुम भी थोड़ा सा अपना इंक्लिनेशन बना लो, ठीक है। क्योंकि ठीक है आप लोगों के पास टाइम है। अब आपके साथ दिक्कत ये होगी कि आपको यही नहीं पता है कि बोर्ड्स का पेपर आता कैसा है, बोर्ड्स में लिखना कितना होता है, कितने की मार्किंग स्कीम होती है, कितने क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना, रीड करना, उतने टाइम में करना। वो जेईई मेंस से ऊपर का पेपर है। जेईई मेंस में तो आपके स्टेप्स नहीं देखे जा रहे, वो सीधे आपके मार्क्स देखेंगे कि भैया आपने अगर ऑप्शन सही कर दिया तो सही कर दिया, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव हो गया, राइट। यहां पर आपके स्टेप्स जब तक नहीं होंगे तब तक आपको मार्क्स ही नहीं मिलने वाले। क्लियर? तो आप ये चीज समझिए, जितने भी डमी स्टूडेंट्स हैं, बट अब आप लोग को भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। यस, अब प्री बोर्ड्स जब आप लोग के चल रहे होंगे तो सर हम लोग अपने जेईई मेंस हमारे पास आ जाएगा। मैंने अभी ये टेंटेटिव डे लिखा है, मैंने लिख दिया है। कुछ बच्चे कहेंगे इसकी भी डेट आ गई क्या? नहीं, इसकी डेट नहीं आई है, वो जैसे ही आएगा हम लोग आपको बताते चलेंगे। मैंने दोनों का टेंटेटिव लिखा है जिससे आपको एक अंदाजा पता लग जाए कि कहीं ना कहीं आप जनवरी के फर्स्ट हाफ मतलब 5 जनवरी 10 जनवरी तक आप अपने प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स इन सब में ही रह जाएंगे। आपको अप्रोक्सीमेटली इसके लिए कितना दिन मिलेंगे? आपको 15 डेज, मैक्स टू मैक्स 15 डेज आपको मिलेंगे फॉर टेस्ट एंड रिविजन्स। आपको अब कई बच्चों ने तो स्टार्टिंग से टेस्ट भी नहीं दिए हैं, तो अब आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे प्लस रिवीजन। फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, सर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो अब स्टार्टिंग से जो चीज पाली हुई है ना बेटा, वो अब दिक्कत दे जाएगी। यस, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 15 दिन मिलने वाले हैं, ये गैप आपको मिलेगा, बस 15 दिन का गैप मिलेगा आपको जेईई मेंस से पहले। फिर आपके अगर आप देखें तो आपको अप्रोक्सीमेटली मैं आपको यहां पर फिर से 15 डेज का आपको यहां पर फिर से गैप मिलेगा। फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी है। जेईई मेंस में जो भी गलतियां हुई होंगी उसमें रोना पीटना जो भी होगा आपको रोकना पड़ेगा इंस्टेंटली।
आप ज्यादा गिल्ट मोड में भी नहीं जा सकते, क्योंकि विद इन 15 डेज आपके फिर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और ठीक है, अगर आप देखें पहला आप लोगों का फिजिकल आ रहा है, कुछ बच्चों ने फिजिकल नहीं लिया होगा तो उनका 20 तारीख से होगा, कुछ बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ली होगी तो उनका 25 तारीख को खत्म हो रहा होगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर इतना गैप है, हम लोग स्ट्रेस फ्री रहेंगे, लेकिन जब तक आपका आखिरी एग्जाम नहीं होता तब तक स्ट्रेस नहीं खत्म होता, 100% खत्म नहीं होता है। हाँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस आपका खत्म नहीं होगा जब तक आपके सारे एग्जाम्स बोर्ड्स के निपट नहीं जाते। तो 25 तारीख आपको लास्ट दे रखी है, और जनरली जो ट्रेंड है वो जनवरी हमारे पास अप्रैल में, अगर आप देखें 5 से 10 अप्रैल की रेंज में ही रहता है, कभी 3 से हो गया, कभी 2 से हो गया, कभी 7 से हो गया, इसी रेंज में रहेगा। तो ये आप समझिए आपको फिर से अप्रोक्सीमेटली 10 डेज यहां पर मिलेंगे फिर से रिवीजन एंड टेस्ट के लिए। आप ये देखिए आपको कितना जल्दी जल्दी अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। यस, हाँ, जिन लोगों का हिंदी है, जिन लोगों का एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट्स हैं, आप प्लीज अपना देख लीजिए। अगर नॉर्मली बच्चे ये लेते हैं, पीसीएम इंग्लिश रहता है, हमारे पास फिजिकल या कंप्यूटर साइंस ये रहता है, जिनका हिंदी है और वो है, प्लीज आप लोग उसको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डेट शीट है, डेट शीट तो आपको मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, नहीं तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के cbse.nic.in पर आप लोग जाकर के अपनी वेबसाइट उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। एक 10th की मार्कशीट होगी, मतलब डेट शीट होगी, और एक 12th की होगी। 12th वाले में आप देख लीजिएगा आपके कौन कौन से कोड्स थे, उनका कौन कौन से एग्जाम हो रहा है, प्लीज उसको लिख लीजिएगा। प्लानिंग आप लोगों को यहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आप लोग के यहां पर, भाई ये पोल स्टार्ट नहीं किया था क्या तूने, कंटिन्यू कर दूं? यहां पे नोट 3 सिलेक्ट भाई, वो चला दियो यार, एसी थोड़ा ठंडा कर दे। अर्जुना, ये कौन सा है हमारे पास? लक्ष्य जेई नीचे होगा, कहां है? अच्छा ये रहा, ठीक है। एक बार एसी थोड़ा सा वो कर दे, ये वाला होगा ना। कंटिन्यू, कंटिन्यू। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना, मैं इससे ज्यादा और नहीं बोलूंगा, ये धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको ये बताना चाह भी रहा था, और अब आपके सामने एक प्रूफ भी आ गया है कि जो बच्चे ना, सीरियसली बता रहा हूं, जो एक्सक्यूज अभी भी बनाएंगे ना बेटा, बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंसोगे, बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंसोगे। आपके साथ टीचर्स भी हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी खड़े हैं, बस आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि आप चाहते हैं हर कोई खड़ा रहे, लेकिन आप नहीं करना चाहते, तो एट द एंड आप ही को एग्जाम देना, आपको समझ आ जाएगी सिचुएशन कैसे खराब हो रही है, ठीक है। मैं किस चीज के लिए कंसर्न हूं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। मेरे दिमाग में ये है, क्योंकि देखो भाई, नवंबर तक कहीं ना कहीं आपके सिलेबस वाले चीजें चलती रहेंगी। हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, दैट इज दिसंबर। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, दिसंबर में हमारे बैच में ऐसा नहीं है कि क्लासेस नहीं हो रही होंगी। दिसंबर में हमारा क्लास 11th का रिवीजन चलेगा, क्लास 11th रिवीजन। आप ये समझिए, आपको कहीं क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, एक क्रैश कोर्स टाइप का आपको अच्छा खासा कंटेंट वाला मिलेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि उस क्रैश कोर्स में आप ये क्रैश कोर्स ही समझिएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 40-45 डेज के अंदर आपको पूरा 11th कंप्लीट करा जाएगा। अगर आप नॉर्मली क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो 60-65 डेज में 11th एंड 12th कराई जाती है, ठीक है। तो आपको टेंटेटिव उतना ही टाइम मिल रहा है जो एक क्रैश कोर्स का रहता है, और अच्छा खासा हम लोग कंटेंट करा देंगे उसमें, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। तो 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 6 आवर्स आपके लेक्चर्स आने वाले हैं। 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स, फॉर श्योर आपको लेक्चर्स आने वाले हैं। आप ये मत सोचना सर 1-1 घंटे का पढ़ा दो, उससे क्वेश्चंस में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इतना हमें भी टाइम चाहिए किसी चीज को रिवाइज कराने में, या रिकॉल कराने में, या समझाने में। 6 घंटा आपका ये हो गया। इस पे आप ये मान के चलिए कि आपके 4 घंटे तो मिनिमम, मैं आपको कह रहा हूं, प्रैक्टिस देना पड़ेगा, मिनिमम है। हो सकता है कुछ बच्चे 6 घंटे तक ले जाएं, तो 12 घंटे तो आपके 11th लेकर के चला गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने अभी से 12वीं नहीं पकड़ी तो आपके प्री बोर्ड्स में आप किस पर फोकस कर रहे होगे? सर मेरे को स्कूल में मार्क्स चाहिए, अदरवाइज स्कूल वाले हमें बोर्ड्स में बैठने नहीं देंगे, प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कट कर लेंगे, घर वाले डांटेंगे। अगर आपने आज उसको नहीं सुधारा तो ये वाला टाइम जब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं 11th पर जा रही होगी तो 12वीं पर ही बैठा रह जाएगा। 12वीं क्लास की स्टार्टिंग में तूने क्या बोला था, सर 11th कैसे करें? मैंने कहा उसका समय आएगा, पर्याप्त समय आएगा, हम लोग साथ में मिल करके तेरे को पढ़ाएंगे। बट बात यह है कि अभी जो बताया जा रहा है उसको कर ले। अभी भी 2 महीने बेटा, अक्टूबर नवंबर, जितना तू 12वीं खींच सकता है उतना खींच ले। जितना पढ़ा दिया है सर जल्दी जल्दी पढ़ा, वो छोड़ दे। जितना पढ़ा दिया कम से कम उसमें मास्टरी कर ले तू, ठीक है। यहां पर जो बच्चा अच्छे से मैनेज कर गया, लिटरली बता रहा हूं, सारा खेल यहां का है, ठीक है। अगर आपने अपने प्री बोर्ड्स को अभी तैयार कर लिया, इतना कि भाई बस एग्जाम से एक दिन पहले जेईई मेंस की तैयारी छोड़ी,
सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करी तो आराम से अच्छा स्कोर आ सकता है। तब आई थिंक आप लोग आराम से अपने 11th को रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए पूरे दिसंबर में आपके 10 दिन तो आपके एग्जाम ही होंगे, हाँ या ना। और एक दिन पहले आप 10 दिन में इसलिए कह रहा हूं, 2 प्री बोर्ड्स होते हैं कईयों के स्कूल में, कईयों के में एक होता है, तो 5 एग्जाम भी अगर मैं मिनिमम मानूं तो एक दिन आप पहले उसकी तैयारी करेंगे तो 10 दिन तो आपके कंप्लीटली आपके कहां चले गए, उसमें चले गए, टेस्ट में चले गए। 10 दिन में अगर आप देखें तो भाई फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में 10 लेक्चर आ गए जो बैकलॉग बन गए। तो ये बैकलॉग वाली कहानी आने वाली है। तो जितना अच्छा आप 12वीं को अभी निपटाओगे ना बेटा, उतना ही बेनिफिट देगा वहां पर। हो सकता है उस दिन 3 लेक्चर्स में से 2 लेक्चर तू खुद से कर पा रहा है, नोट्स खोल लिए, तूने रिवाइज कर लिया। अभी तेरे को ग्रेविटेशन बोला था, तो जिस दिन ग्रेविटेशन के 2 लेक्चर्स होंगे अगर, तो तेरे को पता है यार कि ग्रेविटेशन मैं रिवाइज कर चुका हूं, बस थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस लगा लूंगा आज, तो मेरे 2 लेक्चर्स का बैकलॉग कहीं ना कहीं मैं कंपनसेट कर ले जाता हूं, राइट। तो मैं तेरे को 11th का भी टारगेट उतना ही देना चाह रहा था स्टार्टिंग में कि भाई वो 10 दिन जब तेरे स्कूल के एग्जाम होंगे तो तू कहीं ना कहीं ये रिलैक्स में होगा, यार ये 11th के चैप्टर्स मैंने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं, रिवाइज कर लिए, आखिरी में एक बार और देख लूंगा। समझ रहे हैं इंटेंशन। दूसरी बात, आप लोगों के जब प्रैक्टिकल चल रहे होंगे तो ये 15 दिन बहुत क्रूशियल है। अगर आप रोने पीटने में लग गए कि भाई स्कूल में मार्क्स नहीं आए, स्कूल वालों ने ये बोला ये बोला, आपके वो 15 दिन गए जहां पर आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना है। अब कई बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे या टेस्ट नहीं दिए होंगे बैचेस के, और फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। बेटा वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस है जिसको करने के बाद ही आपको रिजल्ट पता लगते हैं, और रिजल्ट आने के बाद अपने आप को इंप्रोवाइज करना पड़ता है और अपने ऊपर एनर्जी लगानी पड़ती है, तब जाकर के आपको सुधार दिखता है। बहुत नॉमिनल सा दिखता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक टेस्ट दिया, एनालाइज करा, फिर पढ़ा तो सीधे भाई मार्क्स डबल हो जाएंगे, तेरे अभी 50 आ रहे थे 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ना। तेरे को ग्रोथ दिखेगा 20-30 मार्क्स का, हो सकता है बढ़े फिर घट जाए, फिर बढ़े फिर घट जाए, वो एक लंबा प्रोसेस है। अभी से करोगे तो थोड़ा सा सुधार आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आपके ये वाले 15 डेज, इसके अंदर आप जेईई मेंस का प्रेशर में जो भी आपसे, सबके एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल गलत होंगे फॉर श्योर। आप ये मत सोचिए कि सर मैं 100% एक्यूरेसी के साथ उस एग्जाम को लिख करके आऊंगा, हो ही नहीं सकता। एक आध सवाल सभी का ही गलत होने वाला है, कुछ कुछ ज्यादा बड़ी ब्लंडर्स करके आ जाएंगे, कुछ कुछ के 5-5 सवाल खराब हो जाएंगे। तो वो स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, 2-3 दिन आपके खराब करेगा, फिर आप इसमें खबर, ये मतलब जो कहते हैं ना कि हमारे पास ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। एक चीज अगर आप खराब कर रहे टट करके सारी चीजें आपको बिगड़ती हुई चली जाएंगी। तो प्लीज आप समझिए कि आपकी एनर्जी कहां जानी चाहिए। आपके प्री बोर्ड्स अभी से आप एनालाइज करके पढ़ लीजिए। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि यार ये कैसा मास्टर है, जेईई मेंस का मास्टर है, वो बोर्ड्स के लिए क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि वो भी एक क्राइटेरिया है तेरे सिलेक्शन का, और अगर वो एक क्राइटेरिया है तो वो मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और मेरा गाइडेंस वहां पर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं हर साल बच्चों को देखता हूं कि सर नहीं आए हैं, अब क्या करें, अब एनआईओएस का भरे, सप्ली एग्जाम भरे, कैसे करें। ये रोना पीटने से बच जाओ, एक बारी में खत्म कर लो, ये ज्यादा बेटर है, और उसको निपटा करके फिर अपना प्रोसेस बनाना, इसके बाद की तो स्ट्रेटेजी तब की तब है। क्लियर है क्या। और बेटा अगर अब भी आपने समय बर्बाद किया, बिलीव मी ये वही टाइम है। आप देखो 11th क्लास में आए थे, आप लोगों के अंदर बहुत एनर्जी थी ना कि सर हम अपने एग्जाम में करेंगे। आ गया बेटा आपका एग्जाम, 2 महीने बाद से स्टार्ट है ये खटाखट एग्जाम। अभी तो मैंने सिर्फ जेईई के लिखे हैं, कई बच्चे और भी फॉर्म्स भरेंगे, कोई बिट्स का भरेगा, कोई वीआईटी का भरेगा, कोई वेस्ट बंगाल जेईई का भरे, सब लोग अपने अपने अलग अलग फॉर्म्स भी भर रहे होंगे। तो तुम सोचो इतने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, देखो टाइम नहीं मिलेगा इंटरप्रेट करने का कि भाई किसको कब कैसे फोकस करो। अभी से समझ जाओ, हाँ अभी से समझ जाओ, बेस्ट मौका है। इसके बाद जितना तुम इसमें कबाड़ा करोगे उसके बाद तुम रोते हुए चले जाओगे और कुछ नहीं होगा। यस, हाँ। जिन बच्चों को डर लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इतने टारगेट्स हैं हमारे पास अचीव करने के लिए और सब में एक्सेल करने का हमारा वो है टारगेट, तो ऑब्वियस सी बात है डर लगेगा। लेकिन बात यह है कि सही आज ही डेट शीट आई है, आज ही प्लानिंग कर करके अभी भी आप सुधार सकते हैं, बेटर पोजीशन ला सकते हैं। तो ये अब आपके हाथ में है कि आप कितना विग्रसली इस चीज को करना चाहते हैं। क्लियर। यस, आइए, तो मैंने आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे दी है। अब जब हमारे पास जेईई मेंस का आपके पास आएगा तो वो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, देख लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर या नवंबर के स्टार्टिंग में आप ये समझिए जेईई मेंस का आपको फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपको भरना पड़ेगा नवंबर के लास्ट तक, अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूं, आगे पीछे हो सकता है। तो अब बस 1 महीना आपका और है, फिर जेईई मेंस का भी आ जाएगा। क्लियर। यस, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठिए। अब आप ये मत सोचना कर लूंगा, समय नहीं है भाई अब करने का। अब तू दिसंबर में एक बार एग्जाम जोन में एंटर करेगा और सीधे मई तक एग्जाम ही देता रहेगा भाई, एग्जाम ही एग्जाम है। तो दिमाग की दही हो जाएगी अगर तूने ढंग से प्लान नहीं करा कि भाई इसको इस समय तक करना है, इसको इस समय तक करना है।
ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे मिसमैनेजमेंट के चक्कर में ड्रॉप लेते हैं। अभी बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? यस। हाँ, अब बेटा, हाँ मेरे को पता है आप कई बच्चे कहेंगे कि सर मंजिल सीरीज का क्या, वो तेरे पास ऑलरेडी टाइम, तू छोड़, तेरे को क्या समझाऊंगा। आ जाओ भाई, अब जरा यहां पर देखना भाई, देख बुरा मत मान, तेरे को पहले सेल्फ स्टडी करने का टारगेट, तेरे में बैठने की कैपेसिटी नहीं है, पता है। तूने आज तक इतने बैकलॉग बनाए, इतना होमवर्क नहीं करा, इतने टेस्ट नहीं दिए, और तू सोच रहा है कोई नई चीज आ जाए जिससे मैं सिलेक्शन ले लूंगा। ऐसा नहीं होता। प्लीज 2 महीने के अंदर ना एटलीस्ट डिसिप्लिन बना। तेरे को क्या लग रहा है कि तू मंजिल सीरीज ऐसे देख लेगा? तेरे में बैठने की कैपेसिटी है? बता। मंजिल सीरीज रिवीजन के लिए होता है, तेरे को आता है। 12वीं खत्म है तेरी, तेरे स्कूल के एग्जाम होंगे, तू 12वीं के लिए रो रहा होगा। तो फालतू की ढकोसलेबाजी मत करो। पहले कोशिश करो कि यार हमारी एटलीस्ट दिसंबर तक सिटिंग कैपेसिटी आ जाए 12-13 घंटे की, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई, मिनिमम कह रहा हूं। 6 घंटे के लेक्चर्स आएंगे, 6 घंटा तू प्रैक्टिस, 12 घंटे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आ रही है। बैठने की कैपेसिटी है 12 घंटे की। प्लानिंग ना हर चीज किताबों पे बनाता रहे तू, बस कि मंजिल आएगी तो इससे ये कर लूंगा, ये इससे ये कर लूंगा। करा क्यों नहीं आज तक? प्लानिंग तो तूने 12वीं की स्टार्टिंग में भी बनाई थी, कहां है तू आज? मेरे को इरिटेट मत करो इस चीज पर। फालतू की स्ट्रेटेजीज नहीं, बस ये देख लो कि हाँ टेंटेटिव ये चीजें आने वाली हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करो। मैंने कहा अपनी प्लीज सिटिंग कैपेसिटी बनाइए। आप बैठिए 14-14 घंटे। अब जिस दिन बैठना स्टार्ट कर दोगे ना, तब पता लगेगा कि भाई उसको उस 14 घंटे को थ्रू आउट कंटिन्यू करना 1 महीना कितना कठिन होता है। ठीक है, पहले उस सिचुएशन में आइए, फिर बनाना स्ट्रेटेजी। बैठने की हालत 5 घंटे की नहीं है, हर 2 घंटे में तेरे को फोन चाहिए, और तू कह रहा है कि सर मेरे को ना एक ऐसा चीज बता दो जिससे सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन तेरी मेहनत से होगा, करके देख। ठीक है, सिर्फ लेक्चर डिपेंडेंस मत रखिए प्लीज, अपना थॉट प्रोसेस इनिशिएट करिए। और अगर आपको सही में अच्छे लोगों की भीड़ में बैठना है, अच्छे कॉलेज में, तो इस टाइप का एटीट्यूड मत रखिए। ठीक है, प्लीज अपनी मेहनत को इंक्रीज करिए। अब हमारे पास वीयू ग्राफ बनाना है फॉर कॉनकेव मिरर। ये भी आपके जेईई का सवाल है। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको होमवर्क दूंगा अगली क्लास के लिए भी। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ जब मैं बताऊंगा, मींस इमेज डिस्टेंस v और u का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये सर ये कैसा पॉइंट है? सारे बच्चे जरा देखना, एक u हमारे पास प्लस एफ है, प्लस 2f कह सकता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, माइनस एफ है और माइनस 2f। अब आंखें ना देखना कई बच्चों की, सर हमको समझ नहीं आ रहा है। v की वैल्यू आपकी प्लस फोकल लेंथ, v की वैल्यू प्लस 2f, v की वैल्यू माइनस f हमारे पास, और माइनस 2f। अब जिनको 10वीं क्लास के रे डायग्राम्स अगर याद है, ठीक है, रे डायग्राम्स सटीक तरीके से याद है, वो इन ग्राफ्स को बना पाएंगे। जरा देखना, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम आपको याद है? जब हमारे लिए u की वैल्यू किधर होती थी? माइनस इंफिनिटी पर होती थी, तो v की वैल्यू आती थी माइनस f पर। जरा नोटिस करना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता था तो फोकस पर हमारे पास क्या आती थी? इमेज, तो माइनस f पर इमेज आती थी। ग्राफ उसी के हिसाब से प्लॉट करेंगे। u की वैल्यू जब हमारे पास माइनस 2f होती थी, माइनस 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है, तो v किधर होता था? सर माइनस 2f पर हमारे पास होता था। मैंने कहा जब u की वैल्यू हमारे पास माइनस f होती थी, तो v की वैल्यू हमारे पास माइनस इंफिनिटी हमारे पास हो जाती है, राइट। और u की वैल्यू जब इन दोनों के बीच में होती है, तो v की वैल्यू u हमारे पास माइनस f और 0 के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, तो v की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। अब ये अगर आपको पॉइंट्स क्लियर है, तभी आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। आपके ऑप्शंस आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ वीयू ग्राफ कॉनकेव मिरर का है, कॉन्वेक्स मिरर का है। आगे चल के लेंसेज के लिए भी हमें ये ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो अब जरा देखना, हम लोगों ने यहां पर ग्राफ कैसे बात करी है? सर यहां पर v है, यहां पर u है, तो हमारा u जब माइनस इंफिनिटी पर था तो v की वैल्यू माइनस f है। तो जरा देखना, v की वैल्यू माइनस f की लाइन ये है और u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी ये होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा ग्राफ होगा, राइट। सर जब u की वैल्यू माइनस 2f है, u की वैल्यू माइनस 2f है, तो v की वैल्यू भी माइनस 2f आती है, तो ये ग्राफ आपका यहां से कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर u की वैल्यू माइनस f, जब फोकल लेंथ पर आप ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज कहां जाती थी? माइनस इंफिनिटी, तो v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर जाएगी। ये ग्राफ आपको माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ मिलेगा। याद करिए, अब रे डायग्राम अगर आपको याद आ रहा होगा, जैसे ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो रे डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा इधर जा रही थी इमेज।
लेकिन अगर आप लोगों को सिमुलेशन याद होगा, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को हल्का सा भी किधर ला रहा था, इधर ला रहा था, फोकस के पास ही है लेकिन इधर, तो हमारे पास जब ये यहां पर कर रहे थे तो हमारे पास इमेज इधर चली जा रही थी, मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी प्लस इंफिनिटी पर। तो अब जैसे ही आपका u की वैल्यू, बेटा ध्यान से देखना, u की वैल्यू जैसे ही आपकी माइनस एफ से कम होने लगेगी, ठीक है, माइनस एफ से कम होने लगेगी, अचानक से v प्लस इंफिनिटी पर जाएगा और फिर ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे रिपीट, कितने बच्चे इसको समझ गए दिल बनाना, जो जिनको नहीं समझ आया बोलिए रिपीट। सारे बच्चे। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये ग्राफ दोबारा रिपीट करिए प्लीज, रे डायग्राम्स को सोचिए। ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ होगा और ये प्लस इंफिनिटी से ये आकर के हमारे पास ऐसा होगा। 10वीं क्लास के बच्चे, हाँ 10वीं क्लास के बच्चे उसको रटते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां इमेज कहां बना, और हमारा 12वीं क्लास का सवाल उसी के ऊपर ग्राफ का आ गया है, वो ये है। मैं रिपीट एक और बार कर रहा हूं, दोबारा से, हाँ दोबारा से यहां पर समझिएगा। हमारे लिए ऑब्जेक्ट अगर माइनस इंफिनिटी, यू की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी है तो वी कहां होता था, इमेज कहां बनती थी सर, माइनस एफ पर बनती थी। मैंने कहा राइट, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए फिर उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। सर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो यू की वैल्यू क्या है, -2f है, तो इमेज कहां बनती थी सर, इमेज भी -2f पर बनती थी, तो -2f -2f एक पॉइंट होना चाहिए। ये वाला पॉइंट अगर आप देखें तो दिस इज -2f -2f, ये हमारे पास पॉइंट आया। सर जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के पास जाता था तो इमेज माइनस इंफिनिटी पर चली जाती थी, तो u की वैल्यू जैसे -f होगा, v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगी, तो वो माइनस इंफिनिटी की तरफ गया है, ठीक है। सर अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां होता था तो इमेज आपकी यहां बनती थी, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में v होता था। मैंने कहा राइट, तो फोकस पर इमेज कहां होती थी, इंफिनिटी पर, हल्का सा आगे लाता था, तुमने नोटिस करा होगा यहां पे डॉटेड लाइन आई थी, इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी पर चला गया था। फोकस पर माइनस इंफिनिटी पर था, फोकस से हल्का सा अगर आप इधर आए तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी से ग्राफ दोबारा आता है, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं तो इमेज भी पास आ जाती है। ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है। क्लियर है क्या? यस और नो, यस और नो। अब रे डायग्राम्स को जरा एक बार एनालाइज करके अब इसका ग्राफ बनाना, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट ग्राफ। आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है तो आपको वी और यू का ग्राफ बनाना आना चाहिए। क्लियर है क्या? वेरी गुड। सारे बच्चे जरा एक बार कॉन्वेक्स मिरर का वी वर्सेस यू ग्राफ बनाना। चलिए भाई, ड्रॉ वी वर्सेस यू ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जरा देखें कितनों को रे डायग्राम याद है। वी की वैल्यू f 2f -f -2f, हमारे पास u की वैल्यू हमारे पास -f -2f और +f +2f। सारे बच्चे जरा कॉन्वेक्स मिरर की जरा एक बार बात करना। हाँ, रे डायग्राम जरा एक बार कॉन्वेक्स मिरर का सोचना। अगर मेरे को कोई बोले कि भाई कॉन्वेक्स मिरर का वो हमारे v वर्सेस u का ग्राफ बना दीजिए, तो कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ कैसा होता था? कॉन्वेक्स मिरर का अगर आप देखें हमारे पास क्या रहता था मेन पॉइंट्स। सर अगर हमारे लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर है, तो सर इमेज हमारे पास +f की तरफ जाती थी, v की वैल्यू +f की तरफ होनी चाहिए। मैंने कहा राइट है ना? हाँ। और सर जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां पर होता था तो इमेज हमारे पास ये बनती थी, u की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव होती थी तो v की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है। अब जरा देखना कैसे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। वेरी गुड। सब मतलब पोल और फोकस के बीच में ही हमेशा हमारे पास इमेज रहेगी। अब जरा देखना हमारे लिए, जब u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो v की वैल्यू +f के पास है, तो v की वैल्यू +f की लाइन कौन सी है सर? ये वाली लाइन है। ये हमारे पास v +f, तो सर ये वाली लाइन है, राइट। तो u की वैल्यू जब हमारे पास माइनस इंफिनिटी था तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा और फाइनली जाकर के ऐसे हो जाएगा। यस। तनुज अग्रवाल प्लीज बैच भी छोड़िए साथ में, ये बीच बीच में ऑन एंड ऑफ मत करिए, बैच भी छोड़िए साथ में। सारे बच्चे, सर ये क्या बनाया आपने?
मैंने कहा यार आप लोगों को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की जो भी इमेज होती है वो हमेशा फोकस और पोल के बीच में होती है, मतलब उसका V हमेशा, अगर आप नोटिस करें हमारे पास V हमेशा आपका बिटवीन हमारे पास पोल एंड फोकस है। हाँ, तो V की वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो मतलब 0 और F के बीच में रहेगा। इमेज V हमेशा आपका इस रेंज में है। U की वैल्यू -इन्फिनिटी थी तो प्लस F के पास आ रहा है, और फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते हैं तो ये आकर के हमारे पास 0 तक आता है। ये आपका ग्राफ आ गया कॉन्वेक्स मिरर का। यस यस, वेरी गुड। अगला सवाल सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को यहां पे दे रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटर ऑन। हमारे पास स्टार मार्क कर लेना, देखने में आसान है लेकिन लेंसेज में ये खराब करेगा रायता, ठीक है। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर इज इमर्ज्ड इन वाटर। मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्केव मिरर था, हाँ, जिसका फोकल लेंथ हमारे पास क्या है f। अब मैंने क्या करा है, इसको पानी के अंदर डिप कर दिया है। इसको हम लोगों ने पानी के अंदर हमारे पास डिप कर दिया है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दे दिया है, दैट इज 4/3। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हमारे पास ये क्या है बेटा, कुछ बच्चे कहेंगे म्यू क्या होता है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन वाटर विल बी, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारे पास इन एनी मीडियम, जो हमारे पास किसी भी मीडियम की बात कर लो, इन एनी मीडियम अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा आपको r/2 आएगी फॉर पैरेक्सियल रेज, हमेशा। तो फोकल लेंथ आपका किसी भी मीडियम से चेंज नहीं होता फॉर मिरर्स। ये कंसेप्ट है फॉर मिरर्स फोकल लेंथ is independent of medium, is independent of medium। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो सर आसान था, मैंने कहा हाँ, तो सर आपने इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, मैंने कहा अभी रुको बताता हूं। तो कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आने वाला है। इसमें भी गलतियां करी हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को ये वाला लेंस इनमें से कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है, देखिए जरा कितना याद है। इनमें से अगर मैं इसको 1 कह रहा हूं, इनमें से कन्वर्जिंग कौन सा है, 1 और 2 में से बताइए सारे बच्चे, इनमें से कन्वर्जिंग कौन सा है। सारे बच्चे सीरियस रहेंगे। अब हमारी मेजॉरिटी क्लासेस सीरियस रहेंगी, मंडे से 3:30 पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से कन्वर्जिंग कौन सा है बेटा, हाँ कन्वर्जिंग लेंस। अब मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूं, लेंस। इनमें से कन्वर्जिंग कौन सा है, इसीलिए यह सवाल है। ये वाला लेंस जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा है, ये कन्वर्जिंग होता है, याद रखना। कन्वर्जिंग भी हो सकता है और डाइवर्जिंग भी हो सकता है। अब यही गलती जेईई एडवांस भी करवाता है, ये दोनों हो सकता है। दिस इज कॉन्केव लेंस, ये भी आपका कन्वर्जिंग हो सकता है और आपका डाइवर्जिंग हो सकता है। प्लीज ऐसी चीज अब दिमाग से निकाल दीजिए। 10वीं क्लास में आपको सिखाया जाता है ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है। 12वीं क्लास में अब आपको मैं विद रीजन समझाऊंगा, जब लेंसेज पढ़ाऊंगा। ये कुछ भी हो सकता है, प्लीज अब ये 10वीं क्लास का स्टेटमेंट बोलना भूल जाइए, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है। लेंस हमारे पास इनका कन्वर्जिंग स्लैश लिख लो भाई, इसीलिए वो सवाल करा है, कन्वर्जिंग स्लैश डाइवर्जिंग नेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। तो 10वीं क्लास का स्टेटमेंट मत भूलना, क्लियर। हाँ, एक्चुअली में आगे चल के आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आप लोगों ने क्या बताया, कन्वर्जिंग है, तो मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 और साथ में एयर रखी हुई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। तो आपकी बात सही है, ये हमारे पास कन्वर्जिंग होता है,
लेकिन अगर हम लोग इसी सवाल में ये लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है बेटा, मान लो 1.5 है, और इसको मैंने एक ऐसे मीडियम में रख दिया, ये बाद में पूरा डिटेल में आएगा बेटा, ये मैंने एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू हमारे पास मान लो 2 है, तो ये अब उल्टा काम करने लगता है, ये डाइवर्ज करता है। यस यस, तो ये बिहेवियर चेंज हो सकता है। मैंने ये वाला सवाल क्यों इंपॉर्टेंट करा, मिरर के लिए आप किसी भी मीडियम में डालिए, हवा में रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रखिए, डजंट मैटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट बनता है। मिरर का फोकल लेंथ रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। आप इसको पानी में रखें, हमारे पास ग्लास में रखें, डजंट मैटर, फोकल लेंथ हमारा सेम रहेगा। ये बाद में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा आपके लिए। एक ऐसा सवाल आएगा, एक स्फीयर है, एडवांस का सवाल भी है, जेईई मेंस का सवाल भी है, और शीशा लगा दिया है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां तो ग्लास है, मैंने कहा हां, तो सर ग्लास में लाइट जब जाएगी तो फोकस चेंज नहीं हो जाएगा, मिरर का फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होता। यहां पर हवा हो या ग्लास हो या पानी हो या जो भी हमारे पास मीडियम हो, फोकल लेंथ हमारे पास सेम ही रहेगा। अगर पहले एफ था तो बाद में भी एफ रहेगा। तो ये क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है, बल्कि लेंसेज का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। यस, हाँ, तो याद रखना बेटा, 10वीं क्लास में आपको क्या सिखाया जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों बिहेव करता है डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। मिरर के केस में कभी चेंज नहीं होता, लेंसेज के केस में चेंज हो सकता है। इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम लोग थिन लेंसेज के बारे में बात करेंगे। क्लियर हुई बात? यस, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगला सवाल सारे बच्चे, चलिए भाई, अब ये आपका PYQ, मैंने ईयर्स हटा रखे, लेकिन यस, वेरिएशन ऑफ V with U for a spherical mirror is shown in the figure. The curve is a hyperbola, a straight line of unit slope. एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप यूनिट है, मींस 45 डिग्री की है। इंटरसेक्ट दी हाइपरबोला एट अ पॉइंट A, हमारे पास 45 डिग्री दे भी दिया है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द कोऑर्डिनेट ऑफ A is। सारे बच्चे, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे करेंगे, ये हमारे उसी ग्राफ का ही, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप नोटिस करें tan 45 कहने का मतलब इस पॉइंट पर V इज इक्वल टू U की बात हो रही है, राइट? अगर आप नोटिस करें हमारे पास व्हेन, ऐसा कब कंडीशन होता है, जब V और U बराबर हो जाते हैं बेटा, हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी हमारे पास V और U बराबर होते हैं। तो U की वैल्यू, अगर इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा था भाई हमारे पास, फोकल लेंथ अगर हमारे पास ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो U की वैल्यू कितनी होगी, -40 होगी। वैसे वैल्यू पूछी है तो मैं U की वैल्यू कह सकता हूं, U की वैल्यू 40 सेंटीमीटर या 2F पर होगा, 40 सेंटीमीटर, हाँ, और V की वैल्यू भी 40 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन कौन सा आया, सेकेंड ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। यस, सारे बच्चे, सिंपल सी बात है, जरा नोटिस करना, ये वाला ग्राफ है किसका, कॉन्वेक्स का है, ये आप कॉनकेव मिरर का है, हाँ या ना? ये आपका कौन से का ग्राफ है, कॉनकेव मिरर का। कैसे? अगर आप ग्राफ को पकड़ पाए, ये वाला ग्राफ अगर आप नोटिस करें तो इसमें कौन सी लाइन 45 डिग्री पर जा रही है, ये वाली लाइन हमारे पास 45 डिग्री पर जा रही है। तो यहां पर आपका V और U, यहां पर आपका V और U सेम हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। तो हमारे पास यहां पर इन्होंने बोला इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट बेसिकली जब tan 45 की बात करोगे 1 मतलब स्लोप 1, तो ये दोनों बराबर कब होते हैं, अब रे डायग्राम सोचिएगा। सर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तभी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, मतलब U की वैल्यू क्या होगी सर, 2F होगी, 40 सेंटीमीटर। आप लोगों का एक डाउट आ सकता है सर नेगेटिव होना चाहिए, हां, अगर नहीं दिया है तो हम पॉजिटिव मान करके चलेंगे। यस, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, बी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। वेरी गुड। अब देखो ग्राफ को आप सही एनालाइज कर गए। अगला सवाल,
हाँ, एक्चुअली में क्या आना चाहिए विवेक, बिल्कुल सही सर, -40 -40 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ग्राफ अगर ऊपर बना दिया है, वी को भी पॉजिटिव ले रहे हैं, यू को भी पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट मींस ठीक है, साइन कन्वेंशन उल्टा कर दिया, वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वैल्यू 40 और 40 होगी। यस, आइए, कॉनकेव मिरर, अब फोकल लेंथ मैंने आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। कल आप लोगों ने बहुत मतलब घटिया घटिया चीजें करी हैं, तो मैं एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ओरिजिन है, सारे बच्चे जरा बताना, ये हमारे पास एक ओरिजिन है, ठीक है। कॉनकेव मिरर हमारे पास इस टाइप से, फोकल लेंथ 10 है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज -15, 2, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। चलिए भाई, सारे बच्चे, सारे बच्चे, अगर हम लोग यहां पर नोटिस करें बेटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो फोकस हमारे पास 10 है, तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा, सर्कल यहां पर बनेगा, तो फोकस हमारे पास यहां आएगा -10 लिख सकता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर आएगा -20 लिख सकता हूं। ऑब्जेक्ट हमारा है कहां, -15 कहीं ना कहीं यहां, और 2, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास ये है, और 15 सेंटीमीटर हमारे पास ये है। अब हमें बताना है कि इमेज हमारे पास कहां बन रही होगी। सारे बच्चे, सर हाउ कॉनकेव इन फोर्थ, हर्षिता बेटा दोनों के ग्राफ को मैच करना। एक बच्ची ने पूछा कि सर आपको कैसे पता लगा कॉनकेव है। बेटा कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कभी होता ही नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा जहां V और U बराबर है। V और U बराबर होना मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। कॉन्वेक्स का जब ग्राफ बनाया तो कभी भी इसका ग्राफ इस पॉइंट, इस लाइन को हमारे पास टच नहीं कर रहा अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ या ना। तो आप नोटिस करिए V और U की लाइन यहां पर, ये वाली लाइन 45 डिग्री का स्लोप है, तो कौन सा पॉइंट आ रहा है, 2F, 2F, सीधी सी बात, कॉन्वेक्स का ही ग्राफ है वो। सारे बच्चे वेरी गुड। अब आराम आराम से जरा इसको सॉल्व करते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। जरा देखना बेटा, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्लीज, अब ये 10वीं क्लास का ही सवाल है, ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगर देखें तो लाइट हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये लेना पड़ेगा, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यू की वैल्यू आप क्या लोगे, -15, क्योंकि किस डायरेक्शन में नापोगे, इधर, फोकस भी इधर आ रहा है, तो सर फोकस की वैल्यू है -10। मैं मिरर फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो फोकल लेंथ हमारे पास कितना आ रहा था, -10 इज इक्वल टू 1/v प्लस और -15, तो ये आ गया, इस साइड ले जाते हैं तो 1/15 माइनस 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v। हमारे पास एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा, तो दिस इज 2 माइनस हमारे पास 3 दैट इज 1/v हमारे पास। तो v की वैल्यू आ रही बेटा -30। इमेज कहां पर बन रही होगी, -30 पर। अब बात आ रही है कि सर वो तो लोकेशन मिली है, हाइट क्या होगी, तो मैंने कहा लेटरल मैग्निफिकेशन यूज कर सकता हूं। दिस इज हमारे पास हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u, राइट। जरा देखना, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 है, हर बार साइन रखना है, माइनस v की वैल्यू कितनी है, -30 है, u की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी, -15 है, तो माइनस माइनस गया और ये 2 हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ रही है -4। दैट मीन्स अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास इमेज कहां पर बन रही है, यहां कहीं बन रही है, 4 सेंटीमीटर नीचे। सर नीचे क्यों बोला, क्योंकि हाइट नेगेटिव आ रही है, आप ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे हमारे पास इधर आएगा, तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा अगर आप नोटिस करें यहां पर आ रहा होगा, एंड दिस डिस्टेंस जो आपने निकाला है दिस इज 30 सेंटीमीटर, राइट। जरा नोटिस करना, अगर मैं यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन की बात करूं, दिस इज माइनस ऑफ v/u, तो सर ये आ रहा था -2, है ना। माइनस क्या बता रहा है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और 2 बता रहा है मैग्नीफाइड होगा, तो हमें सारा बिहेवियर भी कहीं ना कहीं पता लग गया। सारे बच्चे दिल बनाइए जिनका ये मैच हो गया, जिनका ये मैच हो गया। आपको ये अभी छोटा सवाल लग रहा होगा, इसी का एक और फॉर्म दिखा देता हूं जो आपका एडवांस में आया है, वो ये है। अब शिफ्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमारा सवाल है, क्लियर, यस, क्लियर।
सारे बच्चे, अगला सवाल सारे बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड। इसकी समरी भी मैं आपको देता चलूंगा, बोलता चलूंगा, ध्यान रखना है उस चीज को, ठीक है। अगला पार्ट जरा देखना बेटा। वेरी गुड। A point object is placed at a distance 10 centimeter and its real image is formed at distance 20 centimeter from a concave mirror। मतलब पोल दे रहा हूं, जरा सारे बच्चे बताना। एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, तुमने ऑब्जेक्ट को यहां पर ही रखा होगा, इधर तो तू ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकता है, इमेज कैसे बनेगी, राइट। रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इमेज कहां पर बनी है, यहां 20 सेंटीमीटर पर, यह हमें सीधे दे दिया है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज विल शिफ्ट बाय अबाउट। मुझे सारे बच्चे ये बताइए कि हमें इसमें लगाना क्या है। आंसर तो कई बच्चों का आ रहा है, मुझे ये बताइए कि इसमें हम लोग करें क्या। इन्होंने कहा है कि अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा सा कितना लेकर के जा रहा हूं, हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर हल्का सा आगे लेके गया हूं, तो इमेज हमारे पास कहां जाएगी। वेरी गुड के एम तेजा बेटा, वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्यों? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने लॉन्गिट्यूडनल की बात क्यों सोची। मैंने कहा यार लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एक्चुअली में थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू का स्क्वायर। अगर मैं इसको अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ले जा रहा हूं तो ये आप समझिए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसकी इमेज की थिकनेस हमें बतानी है। इस तरीके से सोचिए। जो बच्चे लॉन्गिट्यूडनल सोच पाए वेरी गुड, क्योंकि इस बार जब आप ऑब्जेक्ट को 0.1 सेंटीमीटर आगे ले जा रहे हैं तो क्या इमेज भी हमारे पास चलेगी। अगर याद करो मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चलता है इमेज उसका हमेशा उल्टा चलती है, बताया था ये बात। तो पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट को आप पास ले जा रहे हो तो अवे फ्रॉम मिरर, ये तो होना ही है, यस। तो अब मैंने यहां पे कहा कि जरा देखना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को मैं यूज करूंगा, दैट इज थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाय यू का स्क्वायर। ये कब लगाते थे, जब छोटा थिकनेस है, तो थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू हमारे पास v की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, अच्छा v की वैल्यू थी 20 इंटू 20 हमारे पास, डिवाइड बाय u की वैल्यू हो गई 10 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका हमारे पास थिकनेस ऑफ इमेज दैट इज नेगेटिव ऑफ हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हमें बता रहा है, राइट। अगर आप ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव में लेकर के जा रहे हो, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर अवे। तो ए ऑप्शन इस बार आपका यहां आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल अब जरा देखना। सर फोकल लेंथ निकाली थी, क्यों पूछा गया था, क्या पूछा गया था फोकल लेंथ, नहीं ना, क्यों निकालोगे। हमें यह बताना है कि इमेज कितना मूव करेगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर आपने लॉन्गिट्यूडनल क्यों सोचा। लॉन्गिट्यूडनल किसके लिए होता था, लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के लिए होता था। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप 0.1 सेंटीमीटर मूव करोगे तो इमेज भी तो कुछ मूव करेगी, यस। तो लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट 0.1 ले लो तो थिकनेस ऑफ इमेज आपको मिल जाएगी। आइए अगला सवाल, स्टार मार्क रखना इस पर। हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, घर पर बैठ करके हर सवालों को देखना कि कौन सी चीज में क्या अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब ये सवाल क्या बता रहा है, अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 1 मिलीमीटर, कितना दिया भाई 1 मिलीमीटर, मतलब ये लेंथ 1 मिलीमीटर, ये लेंथ 1 मिलीमीटर, एक स्क्वायर है बहुत छोटा सा, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हमारे पास फोकल लेंथ आपका दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर का। अब ये बताइए द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द इमेजेस अप्रोक्सीमेटली। कितने बच्चों को यह बात समझ आ गई। ऐसे ही सवाल एक करा था, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है, डायग्राम ऐसा ही है,
कितने बच्चों को यह बात समझ आ गई? सर वहां पर और यहां पर अब डिफरेंस है, दिल बनाइएगा, क्योंकि अब आपको यह चीज समझनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने दो सवाल ऑलमोस्ट सेम टाइप के रखे, क्योंकि डिफरेंस आप तभी समझ पाएंगे। ये 15 सेंटीमीटर पर था और 10 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को डिफरेंस समझ आ गया? वेरी गुड। सर एक और आप लोगों ने एक और भी तो बताया था ना, वो एक यू फ्रेम था, उसमें हम लोगों ने करा था अलग अलग से। मैंने कहा भाई देख, इसका लेंथ ही इतना छोटा है, तो एक साइड के लिए तू 15 सेंटीमीटर के लिए सॉल्व करेगा, दूसरे साइड के लिए 15 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर के लिए सॉल्व करेगा, बहुत दिक्कत आने वाली है, राइट? तो अब जरा देख मैं कैसे करता हूं। मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए यू की बात करूं, लाइट ऐसे जाएगी, हाँ तो पॉजिटिव है सर, ये वाली डायरेक्शन। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के लिए इधर आना पड़ेगा माइनस, फोकस के लिए भी इधर आना पड़ेगा माइनस, तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा, u की वैल्यू दैट इज -15, v और f की वैल्यू दैट इज इसी साइड सेंटर बनेगा, इधर ही फोकस होगा -10। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ डाल दी बेटा -10, 1/v प्लस -1/15, तो इस साइड आ जाएगा बेटा 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो 30, तो 2 - 3, v की वैल्यू आ रही है -30। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर पर, राइट? मैंने कहा कि हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 mm और थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो 1 mm स्क्वायर था। तो मैंने कहा कि यहां से अब दो मैग्निफिकेशन निकालूंगा, लेटरल को भी निकालूंगा, दिस इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस ऑफ v बाई u, राइट? तो हाइट ऑफ इमेज कितनी बन रही होगी, ये ले लेता हूं +1 mm, ध्यान से देख, इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू आ रही है सर -30, u की वैल्यू थी -15, तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ रही है माइनस हमारे पास 2 mm, मतलब हमारे पास उल्टी इमेज बनेगी। दूसरा चीज, ये चौड़ा कितना हो जाएगा, ठीक है? हाँ, जिनको समझ नहीं आ रहा बेटा तो और दिमाग लगा, भी इस पर आना ही पड़ेगा तेरे को भाई। जो इसकी इमेज बनेगी वो हो सकता है हमारे पास ऐसे बने, जरा समझ, इसकी इमेज 30 सेंटीमीटर पर बन रही है, यहां पर ऐसे बनेगी, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 30 सेंटीमीटर पर हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी, 30 सेंटीमीटर पर। तो भाई इसकी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, ये निकालो, थिकनेस ऑफ इमेज कितनी आ रही है, ये निकालो, तभी तो पेरीमीटर निकाल पाऊंगा। यस और नो? डाउट आपका जेन्युइन क्या हो सकता है, सर आप फ्रंट फेस के लिए अलग से सॉल्व करो, सेकंड फेस के लिए मतलब इस वाली साइड के लिए अलग से सॉल्व कर लो, इसके लिए अलग से सॉल्व कर लो। मैंने कहा तू ही मैथमेटिक्स में फंस जाएगा। जब तेरे लिए थिकनेस बहुत छोटी है तो क्यों ना हम लोगों ने लेटरल मैग्निफिकेशन से निकाल लिया कि ये 2 mm की हाइट आ गई, राइट? थिकनेस के लिए मैं क्या कर सकता था, सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को यूज कर लीजिए, दैट इज थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u का स्क्वायर, राइट? तो थिकनेस ऑफ इमेज बाय 1 mm, मान लेता हूं मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, तो माइनस ऑफ v का स्क्वायर, हमारे पास 2 आया था ना हमारे पास, तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास, राइट? ये लिख दे भैया, माइनस 30 इंटू 30 हो जाएगा हमारे पास, और 15 इंटू 15 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। थिकनेस ऑफ इमेज आएगा माइनस ऑफ 4 mm। माइनस क्या बता रहा है, इन्वर्टेड बता रहा है, मतलब ये आ गया 4 mm का। अब मेरे से पूछा था पेरीमीटर बता दो, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, लेंथ को जोड़ना है, तो 2 mm प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, तो ये 8, 10, 12 mm के आसपास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बोला गया है। किसके आसपास आएगा, हमारे पास सी ऑप्शन 12 mm का आंसर होगा। यस, 12 mm, सी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। वेरी गुड। अब बताइए किसको दिक्कत है। 2 सवाल, इसीलिए कह रहा हूं घर पर जाकर के हर सवाल को देखना, हर सवाल कुछ सिखा रहा है। पहला सवाल ने क्या सिखाया कि वी यू ग्राफ,
दूसरे ने बताया कि भाई मिरर को किसी भी लिक्विड में डालोगे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लेंसेज को डालोगे तो इंपैक्ट पड़ता है, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये उसका एप्लीकेशन है। फिर मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन को निकालना सिखाया। फिर उसके बाद जब भी आप लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को यूज करना है। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आपने रखा है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर होता, 10 सेंटीमीटर होता, अलग अलग से सॉल्व करता पिछली क्लास का सवाल। लेकिन अब थिकनेस कितनी छोटी है, तो हाइट हमारे पास कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा। तो अलग अलग से सॉल्व करेंगे। u की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, u की वैल्यू 15 ले ली, f की वैल्यू 10 ले ली, सॉल्व करा, v आया। दोनों मैग्निफिकेशंस निकाले, थिकनेस ऑफ इमेज और थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट आया, और आपको ये पता लग गया 4 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 है, ये आपका हमारे पास 2 है। आंसर आ गया, पेरीमीटर जोड़ना था। यस, हाँ सर पेरीमीटर क्या होता है, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट सवाल। सर एमएम को सीएम में चेंज नहीं करेंगे, क्यों, जरूरत है क्या, दिमाग लगा। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में खत्म है। यहां पर भाई इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, कट गई। तो अब ये एमएम सीधे यहां आ गया, तो आंसर एमएम में आ गया। ये तो रेशियो अगर देखे तो यूनिटलेस है ना भाई। यहां पर एमएम, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ये तो कट गया ना भाई। ये एमएम सीधे इधर जा रहा है हमारे पास, तो हमें कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत है। यस, हाँ सर ये नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, स्टार मार्क करना। अब हमें 10वीं क्लास में ऐसे सवाल नहीं होते, दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स। इनको क्या कहते हैं बेटा, हम लोग कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसके बाद आई थिंक ये वाला कॉम्बिनेशन आएंगे। अब जरा देखना, सारे बच्चे प्लीज अपनी कॉपी में लिखना, कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स में क्या हो सकता है। एक कॉनकेव मिरर है, एक प्लेन मिरर है। अभी हमने सिर्फ मिरर्स की बात करी है, लेंसेज भी आ सकते हैं। आप इस एडवांस के सवाल को देखिए, कॉनकेव मिरर, लेंस। अब कॉम्बिनेशनल सवाल आ सकते हैं। अब ये सवाल होते आसान है, बट आपको चाहिए मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है। कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, वन एट अ टाइम। क्या कहते हैं, वन एट अ टाइम। क्योंकि लाइट भी ऐसा नहीं है, जब लाइट जाएगी इससे टकराएगी तो पहले इसका देखेंगे, फिर लाइट जाकर के उससे टकराएगी, उसको देखेंगे। बात समझ आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर शोन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पी, इधर पी पॉइंट हमारे पास ये है, at which when plane mirror is placed image produced by both mirror will coincide। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रखा है, आई थिंक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या हमारे पास, शोन हमारे पास P when प्लेन मिरर, आई थिंक ये प्लेन मिरर है, ये आई थिंक सो। अब इसमें यार डेटा हमें दे नहीं रखा है, तो फोकस 25 है, तो एक काम करो, हम लोग यहां पर ले लेते हैं, इसका डेटा चेंज कर देता हूं मैं फिर, है ना, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे दे नहीं रखा है, उन्होंने मिस कर दिया। When a plane mirror is placed, image produced by both mirrors will coincide। या तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन प्लेन मिरर नहीं दे रखा है। Shown find the distance from P at which when plane mirror is placed। आई थिंक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा बेटा, क्योंकि इन्होंने सवाल में पूछा है इन फिगर शोन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P एट विच व्हेन अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड। यहां से मैं कितनी दूर पर प्लेन मिरर को रखूं, आई थिंक सो ये 35 ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है 35 की दूरी पर। ठीक है, हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है 35 की दूरी पर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि भाई मैं एक प्लेन मिरर को ऐसा कहां पर रखूं, मेरे हिसाब से है एक प्लेन मिरर को मैं ऐसा कहां पर रखूं फ्रॉम P कि दोनों की वजह से इमेज क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। दोबारा समझना, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं मान रहा हूं ये यहां से 35 दे रखा, नहीं तो आंसर ही आ जाएगा। इन फिगर शोन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P
एट विच व्हेन प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, प्लेन मिरर को मैं ऐसा कहां पर रखूं, यहां से इमेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ मिरर विल कोइंसाइड। ठीक है, तो अब ओवरऑल क्या गया, अब कुछ बच्चे सोचते हैं पहले रे डायग्राम से सोचे, रे डायग्राम से कई बार आप नहीं सोच पाओगे, आपको इक्वेशन से जाना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा होगा जरा ये नोटिस करना सारे बच्चे। पहले तो एक बार ये कॉनकेव मिरर के लिए, जो एक कॉनकेव, क्योंकि लाइट हमारे पास ऐसे आ रही होगी, कॉनकेव मिरर ने इमेज कहां पर बनाई है, सारे बच्चे मेरे को ये बताना। चलिए पहला आप लोगों को मैं सवाल दे रहा हूं, कॉनकेव मिरर ने फाइनल इमेज कहां पर बनाई होगी, जरा ये बताना। चलिए सारे बच्चे, कॉनकेव मिरर, सारे बच्चे, पहली रिफ्लेक्शन हमारे पास कॉनकेव मिरर पे हो रही है, तो इमेज कहां पर बन रही है, सारे बच्चे मेरे को बताइए। V की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, तो सर लाइट इस बार इस तरीके से आ रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये ले लेंगे, मैंने कहा हाँ। तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U की वैल्यू -35, मैंने कहा हाँ। फोकल लेंथ हमारे पास कितना आ रहा है सर, सर्कल यहां बनेगा, मैंने कहा हाँ। सेंटर यहां होगा, फोकस भी सर -25 आएगा, मैंने कहा राइट। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपका v कितना आ रहा है बेटा 87.5, ठीक है। तो -1/25 दैट इज इक्वल टू 1/v, और u की बात करें तो प्लस ऑफ -35, तो यह आपका आ जाएगा 1/35 माइनस 1/25 दैट इज इक्वल टू 1/v। अगर आप इसको सॉल्व कर ले, 5 यहां से निकाल लूं, तो ये 1/7 माइनस 1/5, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बेटा 1/5, और हमारे पास -2 हमारे पास 35, ठीक है। तो ये आपका आ रहा होगा 35 इंटू 5 25 15 15 16 17 175। v की वैल्यू आपकी आ रही होगी -175 डिवाइडेड बाय 2, यही आ रहा है आपका, यस हाँ। अब जरा ध्यान समझना, इसका मतलब क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव में, यहां पर नेगेटिव कहने का मतलब समझ पा रहे हो सर, इस डायरेक्शन में इमेज नहीं बन रही, इस डायरेक्शन में इमेज बन रही है, यस। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना। अब क्वेश्चन कितने को समझ आ गया कि यार अगर इस शीशे की बात करें तो इसने अपनी इमेज यहां से बनाई है, अगर मैं बात करूं दिस इज 175 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर इमेज बनती इधर, राइट। अब लाइट, अगर सारे बच्चे बताना, अगर यहां शीशा नहीं होता तो लाइट तो ऊपर से भी आती, लाइट ऊपर से भी आती है और इधर आती, तो इमेज तो वहां बननी चाहिए थी, राइट। लेकिन अगर मैं प्लेन मिरर रख रहा हूं तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आपको याद है कि क्योंकि कुछ लाइट तो बेटा इस पर भी गिरी होगी और इस पर गिरी होगी, तो इसकी भी तो इमेज बन रही होगी। किस किस को यह बात समझ आ रही है कि हमारे पास प्लेन मिरर के लिए भी तो हमारे पास लाइट गिरी होगी, तो इसकी भी तो इमेज हमारे पास आ रही होगी, दोनों की इमेज कोइंसाइड कर जाए। सारे बच्चे, सर वाई यू नेगेटिव, क्या बात करता है यार, मेरे को पता था कभी शीशा इस साइड घुमा देंगे ना तो आधे गधे तो वहीं खत्म हो जाएंगे। अरे भाई जब लाइट इस डायरेक्शन में गिर रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई। सारे डिस्टेंसेस कहां से नापता है, पोल से, तो पोल से जब इधर नापेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, पागल वागल है क्या यार भाई, 10वीं कम से कम इतना तो पढ़ के आया होगा ना। बस मिरर इस साइड कर दिया तो सर अब तो आंसर पॉजिटिव, पागल वागल है क्या। लाइट इस डायरेक्शन में आकर के गिर रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई, साइन कन्वेंशन से। सारी चीजें पोल से नापेंगे, यहां से यहां तक अगर नापेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं नाप रहा है, तो u की वैल्यू -35 हुई। इसका सर्कल बनाएगा तो यहां है, सेंटर यहां है, फोकस यहां है, तो फोकस के लिए भी इधर नापना पड़ेगा, तो नेगेटिव ही तो आएगा यार, राइट। अब जरा नोटिस करना, हमें क्या बोला है, हम लोग यहां से कितनी दूर पर मिरर रखें, कितनी दूर पर हमारे पास मिरर रखें कि दोनों की इमेज कोइंसाइड हो जाए। तो मैंने कहा यार देखो ये तो 35 है ही, अगर मैं इस वाले लेंथ की बात करूं, फिर कुछ बच्चे कहते हैं ना सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, तेरे को नहीं समझ आएगा, ये तो समझ जा, कम से कम तेरा लेवल नहीं है। 175/2 माइनस अगर मैं 35 कर दूं, ये वाला लेंथ आया,
क्या आप लोगों को यह बात पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होती है प्लेन मिरर के लिए? सारे बच्चे अगर आप नोटिस करें तो ये और ये तो हमारे पास बराबर होना चाहिए। वेरी गुड, हो तो गया सवाल। इन्होंने बोला है कि हम लोग पी से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा एक तो 35 तो होना ही चाहिए, प्लस सर ये वाला डिस्टेंस आपने कैसे निकाला? मैंने कहा देख भाई 175/2 यहां है, 35 यहां है, तो इन दोनों को माइनस करा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 175/2 माइनस 35 डिवाइडेड बाय होल 2। ये आपका आंसर आएगा। इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं जिससे आप समझ पाए कि हमने क्या क्या किया है। यस और नो? इस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं कि आप समझ पाए कि मैंने क्या किया है। ये 175/2 आया, इन्होंने कहा है कि यहां से मैं शीशे को कितनी दूर रखूं कि दोनों की इमेज कोइंसाइड कर जाए। मैंने कहा इसकी इमेज यहां बन रही है, इस पर भी तो लाइट गिर रही होगी, तो ये भी अपनी इमेज बनाएगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तो 175/2 माइनस 35 करूंगा तो ये लेंथ मिलेगा। इसका आधा यहां होना चाहिए, आधा यहां होना चाहिए। अब मुझे आंसर में ये पूछा है, तो 35 प्लस 175/2 माइनस 35 का आधा और इसके साथ जोड़ दूंगा। यस यस। हमें रे डायग्राम, कुछ बच्चे ना हमेशा रे डायग्राम से सोचते हैं, हमें रे डायग्राम से हर चीज एग्जैक्टली नहीं सोचनी, हल्का सा अंदाजा लेना है बस। क्लियर? हल्का सा अंदाजा लेना है। यस। सब पोल से डिस्टेंस पूछा था तभी तो 35 जोड़ दिया भाई, इसीलिए लिखा। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा आधे बच्चे कहेंगे ये कहां से आ गया। ये 35 मैंने क्यों जोड़ा है भाई? राम, ये 35 है और इसका आधा, यही तो जोड़ना है। तो ये 35 कहां से आया है? ये वाला आंसर में कहां से आया है? यही तो है। और सर इस वाली लेंथ का आधा और कर दिया है, तो ये डिवाइड बाय 2 क्यों करा है? इसका ये वाला लेंथ निकालने के लिए। मुझे पता है बेटा कुछ बच्चे 2.0 एंड 3.0 के इस बैच में आकर के अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं क्योंकि आपने लेट स्टार्ट करा है। प्लीज डोंट डू दिस, बैच को खराब मत करिए बेटा। क्योंकि मैं उस दिन गया था गगन सर के साथ मिलने, तो वहां पे बहुत बच्चे कह रहे थे अभी हमने रे ऑप्टिक्स करा है, तो मतलब आप वहां से आकर यहां कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतनी कर्टसी रखिए कि आप सीखने का एटीट्यूड रखें। 2 कौड़ी के सवाल मत बनाओ, ठीक है? इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ना तेरा होगा ना बैच में दूसरे बच्चों का होगा। सारे बच्चे अब कई बच्चे तो मिरर नहीं पकड़ पाते, कौन सा मिरर है? ये वाले में आपने कोटिंग बाहर कर रखी है, तो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है? और इसमें कोटिंग अंदर साइड है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन। टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी, ठीक है, इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑन M1 एंड देन ऑन M2। आपको सवालों में ये देखो, एक आप धीरे धीरे करोगे तो इस लेवल पर जब आप जाओगे, तब यहां एडवांस के सवाल में इन्होंने ये नहीं बताया है, ठीक है? अब मैं इसका देख रहा था, इसका एक आंसर आ रहा है, मेरे हिसाब से 4 आंसर आ रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखते हैं, हो सकता है मेरे से कहीं पे एरर हो रहा हो, ठीक है? तो इन्होंने ये नहीं बताया कि लाइट पहले किस पर गिर रही है, स्टेटमेंट में कहीं नहीं दे रखा। हो सकता है इस सोर्स से लाइट पहले इधर गई हो, फिर इधर गई हो, फिर इधर गई हो, फिर इधर गई हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि लाइट पहले इस पर गिरी हो, फिर 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 इस पर, कुछ भी हो सकता है, राइट? इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सवाल देखेंगे, उनका मेंशन होना बहुत जरूरी है कि लाइट किस पर गिर रही है पहले। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये आपका मिरर M1 है, F1 दे रखा है ना बेटा, F1 मींस मिरर M1 एंड दिस इज योर मिरर M2। तो सर क्या फर्क पड़ जाएगा कि लाइट अगर इस पर पहले गिर जाए? तो अरे भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जरा ये समझ, लाइट इस पर गिरेगी तो अब इसके लिए ये वाला जो इमेज कहीं पर भी होगा वो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग होगा। अब जरा ये समझ कि अगर मान ले कि लाइट पहले इस पर गिर रही है, ठीक है, लाइट पहले इस पर गिर रही है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग होगा, तो इमेजेस तो बहुत सारी बनेंगी। इन्होंने जो हमसे पूछा है पहले हम वही सॉल्व करेंगे। एग्जाम में स्टेटमेंट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में एग्जाम में स्टेटमेंट्स को रीड करिएगा कि पहले लाइट किस पर गिर रही है। फाइंड टोटल मैग्निफिकेशन इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑन M1 देन ऑन M2, ठीक है? टोटल मैग्निफिकेशन बतानी है। तो कंसेप्ट क्या होता था बेटा? सर कंसेप्ट होता था
टोटल मैग्निफिकेशन निकालनी है तो M1 इंटू M2 कर देंगे और टोटल मैग्निफिकेशन से ही पता लग जाएगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, इनलार्ज्ड होगा, सब पता लग जाएगा, राइट। तो अब जरा देखना पहला स्टेप, तो लाइट इन्होंने कहा है कि पहले M1 पर लेना है तो लाइट इस पर लेंगे। अब एक और डाउट, तो सर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन वो हो गई सेट, मैंने कहा हाँ। इसके बाद सर जब लाइट इस पर गिरेगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये लूंगा क्या? हाँ, जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा याद रखना साइन कन्वेंशन वही फॉलो करना है, साइन कन्वेंशन वही फॉलो होगा फॉर ईच रिफ्लेक्शन। अब ये मत करना कि ईच वाला वर्ड खा गए, रिफ्लेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। एक बार पॉजिटिव सेट करा, अब इसमें उल्टा कर रहे हो, ना ना ना, सेम। अगर यहां वाले की बात कर रहे हो तो इसके वाले के लिए सेम साइन कन्वेंशन, जब इसकी बात करोगे तो सेम साइन कन्वेंशन। अब जरा देखना हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो सर पहला इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट उस पर लाइट गिरा रहा है, तो स्टेप 1 मल्टीपल रिफ्लेक्शन में कोई खतरनाक चीज नहीं है, एक एक करके करना होता है। ये रहा हमारा केस। इस समय मैं इस शीशे को भूल जाऊंगा, मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है बेटा 30 सेंटीमीटर पर और इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो लाइट कैसे गिर रही होगी बेटा? सर लाइट हमारे पास गिर रही होगी इस डायरेक्शन में, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन। पोल से सारी चीजों को नापेंगे तो मैंने कहा यू की वैल्यू क्या रखेंगे? सर यू की वैल्यू -30 रख लेंगे, मैंने कहा राइट। और एफ की वैल्यू क्या होगी? सर सर्कल यहां बनेगा, सेंटर यहां होगा, फोकस यहां होगा, तो ये भी नेगेटिव में ही आएगा दिस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमारे पास 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की बात करें 1/-30। तो दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20 दैट इज 1/v। अगर आप एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, तो दिस इज 2 - 3, v की वैल्यू आ रही है -60। v की वैल्यू क्या आ रही है? -60। इसका मतलब समझ आया बेटा कहां बन रही होगी इमेज? सर रेज कुछ ऐसे गई होंगी, रेज कुछ ऐसे गई होंगी और -60 पर कहीं ना कहीं ऐसे जानी चाहिए, यहां कहीं इमेज बननी चाहिए। पहले वाले ने तो ये करा, याद रखना है साइन का इंपॉर्टेंस। v की वैल्यू माइनस मतलब इसी डायरेक्शन में 60 सेंटीमीटर पे बन रही होगी। इसका मैग्निफिकेशन अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो -v/u होता है सर। हाँ, तो -v की वैल्यू कितनी है सर? -60। u की वैल्यू कितनी थी? -30। तो सर यहां से माइनस माइनस गया, -2 आ गई, राइट। अब बात आती है ये वाली लाइट इस पर जा रही है, अब दिमाग लगाना जाकर के कहां हिट होगी, क्योंकि जानी कहां चाहिए थी 60 पर, लेकिन इससे पहले तो शीशा आ गया। कितने बच्चों को यह बात समझ आ गई कि एक्चुअली में अगर नोटिस करें ये वाली लाइट इधर जा करके जब हम लोगों ने आंसर निकाला तो -60 आ रहा है। -60 मतलब इस डायरेक्शन में 60 सेंटीमीटर पर, तो 30 और 40 सर उससे पहले तो शीशा ही आ गया है, हाँ या ना। स्टेप नंबर 2, अगर आप इस वाले शीशे की बात करेंगे, स्टेप नंबर 2 इस वाले शीशे की बात करेंगे तो सर इस पर लाइट, यहां वाला जो शीशा था ना, लाइट हमारे पास ऐसे आ रही है कि ये 60 सेंटीमीटर पर होता तो ये 40 है, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज 40 सेंटीमीटर, मैंने कहा राइट। तो 60 वो था तो 20 सेंटीमीटर ये आ जाएगा सर। वेरी गुड। अब भूल जाओ कि यहां पर कुछ हो रहा था, पहले वाले से हम लोग समझ पाए कि सर इससे पहले तो शीशा ही आ गया। हाँ, तो अब भूल जाओ कि इस वाले मिरर का कोई काम था, अब ये हमारे पास गया। ये सवाल हो गया कि इस वाले शीशे से टकरा करके लाइट हमारे पास आनी चाहिए थी 60 पर, 40 यहां है तो 20 ये है। अब बात आ गई इस मिरर की बात करते हैं। हाँ, अभी कोई वर्चुअल चुपचाप सॉल्व करना। अब यू क्या होगा, एफ क्या होगा, जरा देखना हमारे पास। तब पॉजिटिव किसको लेंगे भाई? लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, अब पॉजिटिव ये है, पोल ये है। यू क्या होता था सारे बच्चे अगर आप नोटिस करें, फोकल लेंथ है 10। याद करिए
एक कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट इस टाइप से आ रही है, तो इंसिडेंट रे है ना, तो इंसिडेंट रे के लिए ये क्या बन जाएगा सर, ऑब्जेक्ट। तो यू क्या होता था, यू होता था सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो सर +20 रखना पड़ेगा, राइट। फोकस क्या रखना है सर, सेंटर भी हमारा यहां पर बनेगा, फोकस भी यहां होगा, इसी डायरेक्शन में नापेंगे +10। जिन जिनका मैच हो गया बताइए, वरना रिपीट लिख दीजिएगा। सारे बच्चे, ये क्या किया सर आपने, मैंने कहा भाई इस वाले शीशे से रिफ्लेक्शन, जब हम लोगों ने V निकाल लिया ना बेटा, -60 मतलब क्या है, इधर से 60 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। अब इसको भूल जा, अब देख उस वाले शीशे, वो तो शीशा पहले आ जाएगा क्योंकि ये 40 दे रखा था हमें, ये वाला लेंथ कितना दे रखा बेटा, ये हमें 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर ये बना। सर यू क्या होता था, वेरी गुड। अब जिन बच्चों को यू ही नहीं पता है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो ये था गध है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ IR, इंटरसेक्शन ऑफ IR ये होता है, राइट। तो इंसिडेंट रेज यहां पर आ रही है, तो अब देखो सर पॉजिटिव साइन कैसे लेंगे, अबे भाई अब भूल जाओ वो शीशा भी कुछ था। अब इस सवाल में लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब यही वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा, हाँ। पोल से अगर तू ऑब्जेक्ट के लिए जाएगा तो पॉजिटिव लेगा, तो पॉजिटिव लिया है। सर सर्कल यहां पर बनाऊंगा तो सेंटर और फोकस इस साइड है, फोकल लेंथ नापने के लिए इस डायरेक्शन में जाऊंगा, पॉजिटिव ले रहा हूं, बस खत्म। अब आप लोग यहां पर लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो जरा देखना 1/+10 इज इक्वल टू 1/v और +1/20 ये आएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1/10 माइनस 1/20 दैट इज 1/v, एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका 20, तो 2 - 1 तो 1/20, v की वैल्यू आ रही है बेटा +20। यस हाँ या ना, क्लियर, राइट। अब ये वर्चुअल, अब कई बच्चे होते हैं वो इमेजिन करने लगते हैं रे डायग्राम, कुछ नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रे डायग्राम्स हमारे हैं ही नहीं सिलेबस में, रियल ऑब्जेक्ट के हैं, बस डेटा से खेलना है। अगर आप यहां वाले का सेकंड मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो सर दिस इज -v/u। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के रे डायग्राम पर कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ डेटा को इंटरप्रेट करना है। हमारे रे डायग्राम वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले सिलेबस में है ही नहीं, रियल ऑब्जेक्ट्स के। तो अगर आप देखें तो -v की वैल्यू आ रही है +20, u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, u u u u कितना था +20, हाँ, तो सर ये आ रही है -1, राइट। अगर मेरे से कोई बोले टोटल मैग्निफिकेशन बता दो, एक बार इससे और एक बार इससे होने के बाद, दैट इज m1 इंटू m2, तो मैग्निफिकेशन पहले वाली की कितनी आई थी बेटा, पहले वाली की आई थी -2 इंटू हमारे पास -1, आंसर इज +2। याद रखना इन दोनों रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज के बारे में क्या बोलेंगे, फाइनल इमेज हमारे पास प्लस की वजह से वर्चुअल है, इरेक्ट है, और 2 होने की वजह से मैग्निफाइड है। क्लियर है क्या, यस और नो। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले फाइनल इमेज फर्स्ट रिफ्लेक्शन और सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, तो टोटल मैग्निफिकेशन अब इसके बारे में बता देगी कि भाई क्या होने वाला है, एक वर्चुअल है, इरेक्ट और मैग्निफाइड है। क्लियर, यस। सारे बच्चे अगला सवाल आप लोग करके आ पाएंगे, हाँ या ना, सारे बच्चे। अब एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, मिड पॉइंट पर हमारे पास रखा है। अब देखो इन्होंने दिया है फाइंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ इट्स इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट एट m1 एंड देन एट m2। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज एक बार ट्राई करके आना। यस, एक और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का आप लोग ट्राई करेंगे। ये वाला भी आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, इजी है, ये आपका PYQ है, ये भी आप लोग ट्राई करके आएंगे, ठीक है। अब एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास, मैं अगली क्लास के लिए भी एक बेस क्रिएट कर जाऊं, ध्यान से सुनना। 2 सवाल अभी होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडवांस वाले क्वेश्चंस को भी आप सोच पाए, ठीक है।
उसके ऊपर आते हैं, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमारे पास अगर मैं वो सिमुलेशन तो नहीं खोल रखा है, लेकिन अगर मैं देखूं वो फिजिक्स का था हमारे पास, कहाँ गया की, अच्छा ये रहा। अबे बहुत आसान है, स्टार्टिंग में कई बच्चों को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सेट होएगा। सेम चीज आपको लेंसेज के लिए करनी है, सेम चीज आपको लेंसेज के लिए करनी है, नथिंग एल्स। ये डेटा पर ज्यादा फोकस मत करना, ऑब्जेक्ट और इमेज पर फोकस करना। भाई अगर आप ये समझो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास यहां पर ऐसे रखा है, बियॉन्ड सी है तो इमेज आ रही है हमारे पास, हां, अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाता चला जाऊंगा तो क्या इमेज की हाइट बढ़ेगी? हां सर बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि लेटरल मैग्निफिकेशन, नोटिस करना हमारे पास, अगर लेटरल मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सर दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होती है? एम लेटरल टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हाइट ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट वेरी कर रही है, नोटिस करना, अगर मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़नी स्टार्ट हो गई तो क्या इमेज की भी हाइट बढ़ रही है? बढ़ रही है। हाँ सर बढ़ रही है। अगर आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट अभी 1 डब्बे का है तो इमेज की हाइट 2 डब्बे की है, अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता जाऊंगा तो क्या इमेज की भी हाइट हमारे पास बढ़ती जा रही है? हाँ सर बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं DHI बाय DT, दैट इज M लेटरल टाइम्स ऑफ DHO बाय DT, तो नोटिस करना बेटा, किसी भी मिरर, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों के लिए वैलिड है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सवाल में एंगल पर हो सकता है, इधर हो सकता है, परपेंडिकुलर की बात करें तो इससे क्या वेरी करेगा? सर हाइट वेरी करेगा। हाइट वेरी करेगा तो कौन सा मैग्निफिकेशन यूज होता है? लेटरल मैग्निफिकेशन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज एम लेटरल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब आपकी जो भी इमेज होगी उसकी भी वेलोसिटी रहेगी। जब आप ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज करोगे तो इमेज की भी हाइट चेंज होती है हमेशा, और उसमें कौन सा मैग्निफिकेशन आता है? लेटरल मैग्निफिकेशन। सेम गोज इन लेंसेज, लेंसेज में भी सेम है। याद कैसे रखना है? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 प्रकार की मैग्निफिकेशन थी, हां, एक कौन सी थी? एक लेटरल थी, एक लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल किसको रिलेट करती है? सर हाइट को। लॉन्गिट्यूडनल सर थिकनेस, लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस को। मैंने कहा अगर हाइट चेंज करूंगा तो कौन वेरी करेगा, मतलब कौन सी मैग्निफिकेशन काम आनी चाहिए? लेटरल मैग्निफिकेशन। तो कंसेप्ट, अब देखो कोई थ्योरी नहीं है, कंसेप्ट मेरे पास ये है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नथिंग बट एम लेटरल। लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? माइनस ऑफ वी बाई यू, वही यूज करना है। एम लेटरल इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो परपेंडिकुलर वाले केस में बहुत सिंपल सी बात, परपेंडिकुलर मींस हाइट, हाइट में लेटरल मैग्निफिकेशन यूज होता था, राइट। अब जरा ये समझना, इसी सिमुलेशन में अगर मेरा ऑब्जेक्ट, मैं यहां रख रहा हूं, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अलोंग, किसमें चल रहा है? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो मैं आगे मूव करूंगा तो हाइट मेरे से गलती से चेंज हो जाती है, लेकिन आप नोटिस करना, अगर ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस चलेगा तो क्या इमेज भी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी? हां सर। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो क्या हमारे पास इमेज भी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है? राइट। मतलब एक और मैग्निफिकेशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी हमारे पास चल रही होती है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसको यूज करना चाहिए? कौन सी मैग्निफिकेशन काम आएगी? सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन।
क्योंकि अगर आप देखें सर m लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला था हमारे पास थिकनेस ऑफ इमेज बाय थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज हमारे पास माइनस ऑफ, या अभी ये था हमारे पास फॉर्मूला। हाँ, तो मैंने कहा थिकनेस ऑफ इमेज इज नथिंग बट m लॉन्गिट्यूडनल टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dti बाई dt, दैट इज m लॉन्गिट्यूडनल टाइम्स ऑफ dto बाई dt, राइट। तो जिस रेट से इमेज की थिकनेस वेरी करेगी तो ये किसकी वेलोसिटी देगा, इमेज की। तो यहां से आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपके स्कूल में थ्योरी नहीं पूछी जाती, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेंसेज में भी यही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कभी भी निकालना है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए थिकनेस बात आएगी दिमाग में। थिकनेस के लिए सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, तो याद रखना m लॉन्गिट्यूडनल टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यूज करेंगे। क्लियर हुई बात। लेटरल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लॉन्गिट्यूडनल का आपको फॉर्मूला पता है। यस सर, ये तो स्मॉल थिकनेस का होता था। यस, हम इंस्टेंट की बात करेंगे तो इंस्टेंट में स्मॉल थिकनेस ही होगा, आप यूज कर सकते हैं, राइट। सर वी और यू कहां से निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला से, और कहां से निकालेगा। नोटिस करना मिरर वॉज एट रेस्ट, अभी हम लोगों ने मिरर को नहीं चलाया। कहने का मतलब जब मेरे पास अभी शीशा रेस्ट पर है तो हमने ये कंडीशन बात बोली है। अगर शीशा भी चलने लगेगा तो अप्रोच बताऊंगा, आसान होता है, कोई खतरनाक बात नहीं है। सारे बच्चे इस कंसेप्ट को आराम से लिख लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। जब भी हाइट वेरी करेगी तो मतलब भाई तुम ये समझो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट की हाइट वेरी कर, ऊपर जाओगे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी करेगा, तो इमेज की भी हाइट वेरी करेगी, राइट। तो अगर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो थिकनेस, कितना लेंथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा है, दैट इज नथिंग बट द थिकनेस, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की यूज पड़ेगी। तो ये हमारा फॉर्मूला वेलोसिटीज वाले सवालों के लिए भी हो सकता है, राइट। और हमें अभी क्या ध्यान रखना है, शीशा रुका हुआ है। सर व्हाट इफ मिरर विल मूव, तो थ्योरी में नहीं समझा पाऊंगा, क्वेश्चन में ही समझ आएगा, आसान होता है। अब धीरे धीरे सवालों पर आते हैं, ठीक है। इससे पहले एक सवाल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल। मैं जैसे पहले थ्योरी को क्लियर करने के लिए आपको एक सवाल बताता हूं, ठीक है। थ्योरी को क्लियर कराने के लिए एक सवाल आपको बताता हूं, सिंपल सा ले लेते हैं, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास कॉनकेव, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, घबराना मत। डेटा सिंपल ले लेते हैं, एफ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट हमारे पास 15 सेंटीमीटर पर था, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास 15 सेंटीमीटर पर है, तो v की वैल्यू 30 आई रही थी। अब मेरा सवाल सुनना, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में हमारे पास कैसे जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, या फिर सीधे एक सवाल ले लेते, एंगल पर जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक इंस्टेंट की बात करूंगा, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। अगर ऑब्जेक्ट ही एंगल पर जा रहा है, शीशा रुका हुआ है, हमें क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, मिरर रेस्ट पर है। तो एक सवाल मैं कर रहा हूं, फिर हम लोग मिलकर के करना स्टार्ट करेंगे। तो सर अब कैसे करें, ऑब्जेक्ट तो चल रहा है। तो मैंने कहा भाई कोई खतरनाक बात नहीं है, इस वेलोसिटी को आप कैसे रिजॉल्व कर लीजिए, आप रिजॉल्व कर लीजिए पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए अगर आपका ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, राइट। तो अगर आप यहां पर 5 cos 53 करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा और यहां आपका 4 आ जाएगा,
ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई देख, ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो कहीं ना कहीं बन रही होगी ना। सबसे पहला मेरा काम होगा, जरा नोटिस करना, मैं यहां पे कहूंगा यू एफ क्या है? सर लाइट इधर जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापने के लिए -15, फोकल लेंथ नापने के लिए -10। तो सबसे पहले मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो -1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। तो 1/15 माइनस 1/10 दैट इज 1/v। तो ये आपका 30 आ रहा है बेटा। तो 2 - 3 v की वैल्यू आ गई -30। अब देखना, मैं इसके बाद दोनों मैग्निफिकेशन पहले निकाल लूंगा। लेटरल क्या है सर? दैट इज माइनस ऑफ v बाई यू। तो माइनस ऑफ v की वैल्यू आ रही है -30 -15। तो ये आ रहा है बेटा -2। और लॉन्गिट्यूडनल निकालेगा तो इसी का स्क्वायर करना है। तो माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर दैट इज योर 4। ये आ गया। अब जरा देख, मैंने देखो क्या बताया, कहीं ना कहीं तो इमेज बन रही होगी ना भाई इसकी। हाँ, तो इसके पास भी वेलोसिटी, अगर ये चलेगा तो इमेज भी तो चलेगी। हाँ, तो अब जरा देख, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? दैट इज सर m लेटरल टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। m लेटरल कितना है सर? -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस 3i कैप, तो -6i कैप। ये बात तेरे को भी पता है, अगर ऑब्जेक्ट शीशे के पास जाएगा तो इमेज शीशे से दूर जा रही होगी। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ इमेज perpendicular to principal axis that is m longitudinal times of velocity of object perpendicular to principal। हमने पैरेलल के लिए लेटरल वाला यूज करना है ना, वो सॉरी यहां पे परपेंडिकुलर आएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लेटरल टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाला। तो ये आएगा बेटा हमारे पास -2 into velocity of object perpendicular to principal axis that is 4 that is -8। ये 4 j कैप i कैप j कैप में रखना, -8 j कैप। मतलब अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो ये इधर जा रहा होगा 8 से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में कौन सी मैग्निफिकेशन यूज होगी सर? लॉन्गिट्यूडनल टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितनी आई थी बेटा? -4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कितना है? 3i कैप। तो सर ये आ गया -12i कैप। आपको ही पता है अगर ऑब्जेक्ट पास जाएगा तो इमेज हमारे पास दूर जा रही होगी, राइट? तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर कोई पूछ ले तो कितना होगा बेटा? -12i कैप होगा, -8 j कैप होगा। कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले, अब आप लोग इतने तो तैयार होंगे आई थिंक, कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले, स्पीड पूछ ले तो √12 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। कोई पूछ ले इमेज किस डायरेक्शन में जा रही होगी तो वो भी एंगल में बता सकता हूं। सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। कंसेप्ट समझ आया? यस और नो? बेसिकली आपको कभी भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज भी चलेगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ले आइए। पैरेलल के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, परपेंडिकुलर के लिए लेटरल मैग्निफिकेशन। बात समझ आई? हाँ या ना सारे बच्चे? बात समझ आई? हाँ या ना? सेम चीज हमें किस में करनी है? सेम चीज हमें करनी है अपने लेंसेज में, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, राइट? हाँ, क्लियर? सब +12 आएगा। क्यों आएगा भाई +12? ये 3i कैप है ना हमारे पास, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन -4 आ रही है। यार एक जगह बस छोड़ा था कि तुम कर लेना, नहीं कर पाए। एक जगह बस कहा कि भाई तू कर लियो। यस, हाँ, आइए अगला सवाल।
एक सवाल करेंगे, अगले के लिए मैं हिंट दे दूंगा, क्योंकि अगला सवाल देख रहे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अभी भी शीशा रुका हुआ है, अब 3 डायमेंशनल है, अभी 2 डायमेंशनल बताया था, अब 3 डायमेंशनल सोचेंगे, फिर शीशा भी चलेगा। हिंट देकर के आपको छोड़ दूंगा, अगली क्लास में हम लोग करेंगे अब शीशा और एंगल पर हम लोग देखेंगे, और फिर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्टिंग का। ठीक है, जरा इस सवाल को एक बार और डिस्कस करते हैं। राइट, in 3-dimensional coordinate system OXYZ, a concave mirror of radius of curvature 40, तो radius of curvature 40 है, तो 40 है, तो radius of curvature 40 है, तो focal length आ गया 20 सेंटीमीटर, is placed at x equal to 80 and object is placed at origin, is given a velocity 9 I cap 6 j cap 3 k cap centimeter per second. Find out the magnitude of velocity. magnitude बताना है। राइट, आई नो टाइम हो गया। हाँ, होमवर्क एक बार ट्राई करके आओगे। चलो, बहुत अच्छा सवाल है, धीरे धीरे एक ये आप लोग और ट्राई करके आना। ठीक है, इस वाले में हिंट दे रहा हूं, पहले मिरर को रोक लो, पहले, क्योंकि हम लोगों ने जो भी थ्योरी करी है उसमें मिरर रेस्ट था, पहले मिरर को रोक लो। हिंट दे रहा हूं, अब रोकते कैसे है वो आपको पता होना चाहिए क्लास 11वीं में। सर मिरर भी चल रहा, अब कैसे करेंगे? तो पहले मिरर को रोक ले। सेकंड स्टेप अपनी थ्योरी लगाओ। थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप, velocity of image with respect to mirror, that is velocity of image minus velocity of mirror। क्योंकि जब तुम जो भी तुम निकालोगे अपनी थ्योरी लगाओगे तो मिलेगा क्या? velocity of image with respect to mirror मिलेगा। हमें तो सिर्फ velocity of image चाहिए थी, तो इसको यूज करना। जरा देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं। पहले एक बार शीशे को रोक देना, तो शीशे को रोकने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी यूज होगा। वेरी गुड। एक बार सर शीशा रुक जाएगा तो जो इमेज की वेलोसिटी मैं निकालूंगा वो तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगी। सारी बच्चे दिल बनाना इस बात पर। ऐसे सवाल, अब यही सवाल आपका एडवांस में आ चुका है, यही सवाल नहीं, मतलब ये रहा सवाल, ये अब आपका एडवांस का है। एन ऑब्जेक्ट एंड कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ये सारी चीजें दे रखी। मिरर भी वेलोसिटी से चल रहा है तो वीएम की वैल्यू हमें बतानी है सेंटीमीटर पर सेकंड में। सेम लॉजिक लगाएंगे, लेकिन अब बात है कि कभी शीशा भी चलता है तो क्या करते हैं? शीशा चलता है तो सबसे पहले उसको रोक लो। तो सर जैसे ही रोकेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी, शीशा रुका हुआ है, तो अपनी थ्योरी लगाओ जैसे हम लोगों ने करा था, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी। लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में आएगी? सर वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मेरे पास क्या क्या होगा सर? ये मिल जाएगा थ्योरी से। वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये हमें आंसर यहां से मिल जाएगा। वेरी गुड। दोबारा बोल रहा हूं, शीशे को रोक लेना। एक बार आपने शीशे को रोक लिया तो जो भी आंसर निकालोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू मिरर आ रहा है, तो मतलब VIM मिल जाएगा। हमें पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है, हाँ, ये हमने कैलकुलेट आउट कर लिया। हमें तो आंसर में बताना था वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, वो यहां से निकल जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई करके आइएगा। ये सवाल अब देखो क्या पूछा है। अब ये अच्छे लेवल के सवाल है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सवाल आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। लॉज ऑफ मोशन का टच आप लोगों को करना है, ये अभी नहीं छेड़ना है। ये वाला आप लोग टच करेंगे, ये वाला ट्राई करेंगे, ये वाला ट्राई करेंगे, और ये वाला भी रहने देंगे। ठीक है, ये अब आपके ये वाला एडवांस का सवाल है, ये वाला एडवांस है, और शिफ्टेड एक्सिस, हाँ, ये भी एक बार आप ट्राई करेंगे। ये सारे सवाल आपको ट्राई करने हैं। मंडे की क्लास हम लोग लेंगे अब 3:30 से, नो एक्सक्यूजेस। मैंने आपको 2 वीक्स का अच्छा खासा टाइम दिया है। 3:30 PM मंडे, 3:30 PM। ठीक है, ट्राई करिएगा। एडवांस का सवाल भी छोड़ रहा हूं, उसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर नहीं पता है, मान लीजिएगा किसी डायरेक्शन में, जैसे हम लोग नेगेटिव में लेकर के चल रहे हैं, नेगेटिव में मान लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। क्लियर? हाँ, अब बेटा एफर्ट्स लगा लीजिए। अब कोई बच्चा बोले सर मैं थक जाता हूं, प्लीज अब ये सब छोड़ दे भाई, हो गए 1.5 साल हो गए ये सब करते करते ना। अब आखिरी टाइम है, बहुत सीरियसली हमें पढ़ना चाहिए। और आप सब्जेक्ट को भी समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में टफ नहीं है रे ऑप्टिक्स। अगर आप मेन फंडामेंटल चीजों को क्लियर करते जा रहे हैं, सेम चीज आपके लेंसेज में आएंगी। तो वहां पर ऑब्जेक्ट चलेंगे, शीशा चलेगा, लेंस चलेगा, अप्रोच हमारा बिल्कुल सेम है, एडवांस तक में सेम है।
कोई ऐसा नहीं है कि कोई खतरनाक चीज अलग से पढ़नी है। क्लियर? लव यू ऑल। 3:30 हम लोग मिलेंगे मंडे से। अब हमारी क्लासेस 3:30 पर रहेंगी। जो भी हम लोगों ने आपको रिलैक्सेशन दिया, आई होप आप लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। मंडे को मैं आपको टारगेट्स भी देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? कुछ बच्चों को अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो प्लीज किसी तरीके से मैनेज करिएगा। मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि क्लास को लाइव अब देखना ही देखना है। जितना आप क्लास में कर ले जाओगे, बाद में आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आलस के मारे में नहीं करोगे। क्लास में आना ही आना, मरी से मरी हालत हो रही है तब भी आ जाइए, कुछ सीख करके ही जाओगे, खुद से नहीं करोगे वरना। क्लियर? यस। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं, 3:30 मोर देन इनफ। ठीक है, अब कुछ जिन बच्चों का स्कूल सर हमारा ये होता है वो होता है, तो अपनी नॉर्मल टाइम पर आइयो। स्टार्टिंग वाला जो भी पार्ट होगा उस समय मैं क्वेश्चंस ही कराऊंगा, थ्योरी कुछ भी नहीं होगी। जब भी मेरी 3:30 वाली क्लास होगी तो मैं कोशिश करूंगा 3:30 to 4 मैं कोई थ्योरी की बात ना करूं, क्वेश्चंस की बात करूंगा। तो वो क्वेश्चंस बाद में एक बार देख लियो, 4 बजे के बाद ही मैं थ्योरी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 3:30 to 4 नॉर्मली हम लोग होमवर्क डिस्कशन करेंगे। जो भी मैं आपको सवाल दूंगा उसी को डिस्कस कर रहा हूं, या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ही करा रहा हूं, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों का कि सर हमारा स्कूल रहता है, हम आते हैं 4 बजे से कर लीजिएगा, पहले मत करिए, तो भाई आधे घंटे के सवाल तो बाद में लगा लियो, खत्म। यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज अच्छा लगा है आपको पढ़ा करके, बट हाँ जब हमारे पास टाइम अच्छा होगा, मंडे की क्लास बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि हम एडवांस के क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको समझना पड़ेगा यार इतना वाइड स्पेक्ट्रम में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके। आप लोग जाइए आराम से अपनी रिवीजन करिए एंड प्लीज बी सीरियस, प्लीज बी सीरियस। आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि अब सिचुएशन चेंज हो रही है और हमें भी उस परिस्थिति के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, लव यू ऑल बेटा। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेंथ आप लोगों को, बस पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव होकर के मत सोचिएगा कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो करने पर पता लगेगा ना भाई। तो प्लीज आप पढ़ते रहिए। जिन बच्चों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, एक टाइम के लिए बस ये बोलना, राजवंश सर ने बोला था यार ज्यादा मत सोच, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आज की मेहनत पर रहेगा ना, तो मेहनत कर लेते, तब की तब देखेंगे। क्या बोलना है? तब की तब देखेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज ज्यादा मत सोचिएगा, जितना करना है वो उस समय के मोमेंट पर रहिएगा। ठीक है, लव यू ऑल। तो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।